नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा पर्यटन एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और MSME मंत्री राकेश सचान भी इस बैठक में शामिल हुए। बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली वो पूरी तरह से लाभसो साबित हुई है। आजकल वो केवल मीडिया में बने रहने का एक बहाना खोजते रहते हैं और जो उन्होंने महाराष्ट्र के विषय में आजकल बोलना बंद कर दिए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वो बयानबाजी करते थे, उस एजेंसी ने माफी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट को विड्रा कर लिया। इससे ये पता चलता है कि श्री राहुल गांधी जी पूरी तरह से आंतरिक रूप से खोखले हैं। वो बाहरी मतलब दिखावा करते हैं। वास्तविकता की धरातल पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। बिहार से लौटे हैं। बिहार प्रदेश में एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव जी को जरा बिहार में यात्रा निकालने से पहले अपने कार्यकाल की गतिविधियों पर थोड़ा आत्ममंथन कर लेना चाहिए था। आप देखिए, अखिलेश यादव जी सरकार में थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 100% वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पड़े थे। आप जाकर के रिकॉर्ड देख लो, प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा। और एक लोकसभा में तो निर्विरोध लोकसभा का चुनाव हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिए थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। लेकिन जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा विषय है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव हमेशा चिंतित रहे, सचेत करते रहे और उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है। वही रिपोर्ट डिटो अब तक उसको विपक्ष के लोग कहते हैं तो इस राजनीतिक बयानबाजी है मुख्यमंत्री की और राजनीतिक लाभ लेने की इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो माननीय पूर्व जस्टिस हाईकोर्ट, रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्हीं विषयों को लेकर के गंभीर चिंता भी प्रकट की गई है, गंभीर टिप्पणियां भी की गई हैं और मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है जिस पर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है और इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। काशी में भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम भी मौजूद रहेंगे। वार्ता शहर के 5 सितारा होटल में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए मंच की मेजबानी करेंगे, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिनर की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस के पीएम का काशी की गरिमा के अनुसार भव्य स्वागत किया जाएगा जिसमें एयरपोर्ट से होटल तक 6 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का ये दौरा रहने वाला है, कितना खास ये दौरा रहेगा और इसी के साथ क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं कि 6 चेक पॉइंट्स ऐसे होने वाले हैं जहां पर उनका स्वागत होगा, और क्या कुछ तैयारियां भव्य रूप से चल रही हैं वहां पर? वाराणसी दौरा है और ये जो दौरा होगा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 2 देशों के बीच सामरिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने वाला ये दौरा होगा। और ये जो द्विपक्षीय वार्ता है वो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है वो नवीन राम गोविंद गुलाम, उनके साथ ये दौरा होना है। तो लिहाजा इसको लेकर जो तैयारियां है जिला प्रशासन वाराणसी की तरफ से वो पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है। 11 तारीख को होना है दौरा, तो लिहाजा जो प्रधानमंत्री का अभी तक का जो प्रोटोकॉल है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक शहर में रहेंगे। शहर के 5 सितारा होटल में ये द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो इन दोनों को लेकर होटल में जो तैयारियां वो मूर्त रूप लेने चली है। इसके अलावा जो मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे वो कुल लगभग
जो एयरपोर्ट से सीधे पंसितारा होटल तक जाएंगे तो वहां पे कुल 6 स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर काशी की जनता, स्कूली छात्र और जो जनप्रतिनिधि होंगे वो जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, उनका वो स्वागत करेंगे। और होटल में ही आयोजित द्विपक्षीय वार्ता है, तो लिहाजा वहां पर भी तमाम जो बिंदु होंगे दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों का महत्व, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, तो उसको लेकर चर्चा होगी। और वहां पे फिर खास रहेगा, ऐसे में तैयारियां भव्य रूप चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई है। सीएम योगी अध्यक्षता में बैठक हुई। सरकार ने अहम फैसले इसमें लिए। कैबिनेट बैठक में कई सारे पहलुओं पर समीक्षा हुई है। प्रेस वार्ता के लिए निर्णय हुआ है और इस बीच प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुरेश खन्ना की ओर से सुनिए। बात का बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना विभिन्न विभागों में, जहां पर जैसी आवश्यकता हो उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। मैं सबसे पहले आदरणीय श्री एन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि उनका विषय केवल एक है, वो अपनी बात कह लें, तो उसके बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य विषयों पर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। मीडिया के सभी मित्रों, ये नगरीय परिवहन से जुड़ा हुआ विषय है और नगरों में आने जाने वाले लोग, जो आसपास के इलाकों से जो लोग आते जाते हैं, उनके परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि नेट कॉस्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे, इस शर्त पे नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेगी, कुल कानपुर में 10 रूट और लखनऊ में 10 रूट, इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। ई बसें होंगी सारी की सारी। इसमें एक बस पर लगभग जो है, एक बस की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगी और थोड़ा उनकी जो चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है उस पर किया जाएगा। ये 12 वर्ष के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट उन प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। उनका जो भाड़ा है वो तय करने का अधिकार सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है और बाकी उनको एक लाइसेंस दिया जाएगा जिसके चलते वो कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए चारबाग से लखनऊ की अगर बात किया जाए तो चारबाग से बाराबंकी, कामता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराजखंड, घंटाघर से माल थाना, स्कूटर इंडिया से इंजीनियरिंग कॉलेज, चारबाग से देवा, चारबाग से कुर्सी, दुबग्गा से गंगागंज और घंटाघर से संडीला। ये लखनऊ के 10 रूट अभी चिन्हित किए गए हैं, इसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। उसी प्रकार कानपुर के भी 10 रूट, राम देवी से जहानाबाद, फजलगंज से रूरा, घंटाघर से अकबरपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिंदकी, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिठूर, कानपुर रेलवे स्टेशन से घाटमपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से IIT, घंटाघर से मूसानगर, कानपुर सिटी से सर्कुलर रूट। तो इस प्रकार इन 20 रूटों पे ये बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाएंगे। बसों की संख्या हर रूट पे 10-10 बस के हिसाब से एक हाँ जी, अभी एक से है, लेकिन उनको बढ़ाया भी जा सकता है। ऑपरेटर प्राइवेट होगा, उसको टेंडर के आधार पे उसका सिलेक्शन होगा। जो सबसे किफायती भाड़ा, सबसे किफायती
शर्तें रखेगा उसका सिलेक्शन होगा और उनको चलाने की छूट मिलेगी। सब कुछ उन्हीं का होगा, ड्राइवर, कंडक्टर, बस, डीजल, बस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी होगी। हम खाली उनको लाइसेंसिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, भाड़ा वो एकदम से बढ़ावे ना, उसकी व्यवस्था रखेंगे। चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि चार्जिंग में गवर्नमेंट का भी रोल आता है, बिजली विभाग का रोल आता है, तो उतनी वहां तक उनको पॉइंट तक बिजली देने का व्यवस्था सरकार करेगी, बाकी सारा का सारा खर्च उनका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शर्मा जी। तो आप लखनऊ से सुन रहे थे कैबिनेट जो बैठक हुई उसके बाद की प्रेस ब्रीफिंग। क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, इस बारे में तमाम जानकारी जो है साझा की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर समेत 4 लोगों पर चार्जशीट दर्ज की गई है। ईडी ने बड़ी चार्जशीट तैयार की है। तो ईडी ने बड़ी चार्जशीट तैयार की है। विदेशी खातों का चार्जशीट में जिक्र किया गया है। करोड़ों की फंडिंग नेटवर्क का भी इसमें खुलासा हुआ है। नीतू नवीन की संपत्ति भी इस चार्जशीट में उजागर हुई है। दुबई नेटवर्क पर ईडी की रिपोर्ट है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने बड़ी चार्जशीट तैयार की है और ऐसे में नीतू और नवीन की संपत्ति का खुलासा इसमें हुआ है। तो ईडी की ओर से चार्जशीट तैयार की गई है और विदेशी खातों से जो फंडिंग हुई है उसका भी जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुबई नेटवर्क पर ईडी की रिपोर्ट। और इस बीच एक बार फिर से आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। क्या कुछ इस दौरान कहा जा रहा है, सुनिए। और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है। मैंने कहा ना कि 3 वर्ष के लिए किया जाएगा और एजेंसी को वो लोग कंटिन्यू कर सकेंगे। जी जी नहीं, हर साल की बात नहीं है। एक बार तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक यदि कि मैटरनिटी अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ अब तो हो गया जी, और महीने में 26 दिन से इनसे सेवा ली जाएगी और इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु पर देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात के लिए कि हम जो भी
आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले। एक एक बोले जी 180 दिन। भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप देखिए, जिस प्रकार से एजेंसीज को हम तय करते हैं, निगमों के माध्यम से एजेंसीज को तय करते हैं, जिन लोगों को, जिन विभागों को आवश्यकता होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लेते हैं और विभाग की सहमति जरूरी है। जी हाँ, सर्विस प्रोवाइडर को वो टेंडर पे आएगा ना, जेम पे जो है ऐसा है, मैं अभी उनके अकाउंट में पैसा पूरा जाएगा। अभी तक ईएसआई का, ईपीएफ का पैसा सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता था, जिसपे शिकायत ये थी कि वो जमा नहीं करते और जितनी कंडीशंस जितनी दी हैं, जो संवेदनशीलता के बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी उसमें पहले, अब आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से निगम ही बना है, निगम के तहत मैंने आपको शुरुआत जहां करी आपने सुना नहीं, मैंने पूरा पहले यहीं से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की गई। अब दूसरा देख लीजिए, निगम के माध्यम से ही कर रही है, निगम के माध्यम से उनका चयन करेंगे। चयन जो है वो एजेंसीज का चयन उसके माध्यम से करेंगे, निगम करेगा, एजेंसी रहेगी। नहीं, हाँ सुनिए, सब एक साथ अच्छा, मैं इसको मैं के अकाउंट में जाएगा पैसा पूरा, आपने वो अपना स्वयं जमा करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछे हैं, माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया है, सर्वप्रथम ये जो निगम है ये एक नियमन निगम के रूप में काम करेगा। अभी ऐसी कोई अम्ब्रेला व्यवस्था नहीं है जो एजेंसियों को रेगुलेट करे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इनका नियमन होगा। नंबर 2, जेम के माध्यम से जरूर, क्योंकि कोई चयन की प्रक्रिया तो रखनी पड़ेगी और वो जो सरकारी व्यवस्था है वो जेम पर आधारित है, तो वो हम जेम पर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जो अब तक विभाग करते थे, अब निगम करेगा। जिस विभाग को जितने मैन पावर की जरूरत है वो निगम को बताएगा, निगम उसकी आवश्यकता के अनुसार मैच करते हुए जो चयनित या क्वालिफाइड कहूंगा आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उसको अलॉट कर देगी। अब रही बात कि कैसे लिया जाएगा लोगों को, जो कार्मिक हैं, जो आपका बिंदु है, तो उसमें एक पारदर्शी लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था है, ठीक है, और साक्षात्कार की है। तो 4 श्रेणियों में जो आउटसोर्सिंग हम सेवा लेंगे, आउटसोर्सिंग सेवाएं लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सरकार में ट्रांसलेशन की सेवा होती है, तो अगर हमें वहां पर अनुवादकीय सेवाएं लेनी है तो जो ट्रांसलेशन का ज्ञान रखने वाले लोग अप्लाई करेंगे तो हम उनकी सेवाएं लेंगे। नंबर 1, उस सेवा के लिए हम उनको पे करेंगे, तो हमने उनको अलग अलग श्रेणी में डाला है। तो जैसे इसी चीज को बताने के लिए अनुवादकीय सेवाएं जो हैं श्रेणी 2 में आएंगी,
उसमें हम अप टू 25,000 रुपए तक देंगे। ठीक है, वो हम तय करेंगे निगम और विभाग कि हम कितना देंगे, पर अप टू 25,000 रुपए तक हम देंगे। तो इस प्रकार से वो जो कितना उन सेवाओं के लिए पे करना है वो कर रहे हैं। तो जैसा माननीय मंत्री जी ने आपको सूचित किया कि नियमित पदों के सापेक्ष नहीं होगा, ये सेवाओं के लिए हो। ये प्रश्न ये था कि आप एजेंसी निगम के द्वारा चयनित कर रहे हैं, तो भर्ती करके जहां विभाग में आवश्यकता है उनको देंगे, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया बताई तो अभी आपको लिखित परीक्षा भी होगी, मौखिक साक्षात्कार भी होगा। निगम सब कुछ निगम ऐसा है, सुनिए, ये निगम के माध्यम से होगा। आप उसमें आप देखिएगा जो व्यवहार जितनी बातें आपके संज्ञान में आई हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं, तो उसको पूरा इंतजाम किया गया है। उसका ये परीक्षा और मौखिक उसका साक्षात्कार लेने के बाद ही किया जाएगा। अब दूसरे पे आने दीजिए। देखिए ये आउटसोर्स कहलाएंगे, ये संविदा कर्मी नहीं। तीन साल का बताया, देखिए प्रारंभ में ही बताया था 3 साल के लिए। दूसरा, हमारे एक और अधिकारी भी हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025। ये खास तौर से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक घटक जितने भी हम अभी तक बनाते हैं, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ज़्यादातर इक्विपमेंट्स हम असेंबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी चीज़ें बाहर से आती हैं, असेंबल हम लोग करते हैं। जैसे पीसीबी, मोबाइल फ़ोन पर जो कैमरा वगैरह लगता है उसको भी, डिस्प्ले यूनिट, इस प्रकार के जो यूनिट हम बाहर से खास ला के यहाँ पर असेंबल करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको हम स्वयं निर्मित करें। इस प्रकार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करेगी। मैं श्री अनुराग यादव जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनसे कहेंगे कि इसके ऊपर जरा प्रकाश डिटेल में डालें। सर, सभी लोग इसमें वाकिफ होंगे यहाँ पे। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देश में पिछले 8 वर्षों में जो तरक्की हुई है वो अभूतपूर्व रही है। करीब 2015 में अगर आप देखेंगे आंकड़े वर्ष के, तो उस समय में महज 2 यूनिट ऐसी थी जो मोबाइल बनाती थी देश में, पूरे देश में। आज की तारीख में 300 है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो निर्माण होता था वो लगभग 1.9 लाख करोड़ का हुआ करता था 15 में। पिछले 9-10 वर्षों में ये बढ़ के 11 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है। एक्सपोर्ट जो हुआ करता था, मोबाइल फोन हम जो बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लखनऊ से सुन रहे थे प्रेस ब्रीफिंग, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से लेकर तमाम मंत्रियों को आपने सुना और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए उस बारे में जो है ब्रीफिंग ये रही और तमाम जो मीडिया के सवाल थे उनका जवाब भी देते हुए मंत्री यहां पर नजर आए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, उमर अंसारी की जमानत पर सुनवाई को लेकर ये खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। गाजीपुर कोर्ट ने जमानत खारिज की और फर्जी हस्ताक्षर पर जालसाजी का आरोप है। जालसाजी मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया था और उसी मामले में आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गिरफ्तारी के बाद अब ये सुनवाई, उमर अंसारी की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई होने वाली है और गाजीपुर कोर्ट ने हालांकि पहले जो है जमानत खारिज कर दी थी। फर्जी हस्ताक्षर पर जालसाजी का आरोप उन पर है और जालसाजी मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में आज की सुनवाई जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। इससे पहले गाजीपुर कोर्ट पहले ही जमानत याचिका जो है खारिज कर चुका है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।